सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरिक का डायरेक्टर। आज व्हाट इज़ फीवर के इस क्रम में हम कालाजार को पढ़ेंगे। कालाजार मतलब क्या होता है? हड्डी तोड़ बुखार, जो हड्डियों को तोड़ दे ऐसा बुखार हो, महसूस करे आदमी कि मेरी सभी हड्डियां चूर चूर हो गई हैं दर्द से। तो आज इसी वे में NHEHBSC फ्री ऑनलाइन क्लासेस में हम सभी लोग पढ़ेंगे कालाजार। कालाजार का मतलब होता है हड्डी तोड़ बुखार। इसके अलावा में इसको किन नामों से जाना जाता है? इसको कृष्णा ज्वार भी कहते हैं, काला बुखार भी कहते हैं, काला ज्वर भी कहते हैं। वायरल, जिसमें किस टाइप का वायरल? जिसमें है लिशमैनियासिस वायरस की प्रधानता हुई हो, उस डिजीज़ में भी, उन बुखारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक उष्ण, जिसमें ऊष्मा आती हो, वैसे अगर कोई प्रदेशीय रोग हो जो बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो जनरेट होने वाला फीवर होता है वो हड्डी तोड़ बुखार की संज्ञा दी जाती है। परिचय क्या है इसका? परिचय भी जानना जरूरी है। एक कशभु युक्त, एक कोशिकाएं, सेल्स, टिश्यूज, है ना, जंतु जिसमें लिमेनियो डिनो वाइनी, जो संक्रमित बालू या बोलना चाहिए भिक्षुका, या जिसको बोलना चाहिए स्लाइड फ्लाई, अगर हुआ है या उसके काटने से कोई या घर्षण कर देने के बाद, जैसे अपन स्किन के ऊपर रगड़ दिए, काट के गया रगड़ दिए, तो उसके बाद ये हमारी बॉडी में पनपता है। कैसे पनपता है? तो उसके द्वारा इसका संचार बॉडी के अंदर होता है, और उष्णा कटिबद्ध होने के बाद उसमें अउष्णा कटिबद्धता आ जाती है। चाहे फिर वो मतलब शरीर के किसी भी प्रदेश में, मतलब किसी भी स्थान पे हुआ हो, वहाँ से ये फैलना चालू होता है। और ये एक प्राणघातक संक्रमण रोग है जिसमें फीवर कॉमन है, कॉमन फीवर टाइप आता है। कुछ दिन के बाद इसमें ब्लड लॉस दिखाई देता है और उसकी कमी भी दिखाई देती है। कई बार स्प्लीन और लीवर जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 भी आ सकता है, और हेपेटोमेगली ग्रेड 1 भी आ सकता है। ऐसी स्थिति जनरेट कर देता है। रोग के कारण क्या होते हैं? भारतवर्ष में इस रोग के अगर उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है वो है लिशीमीनिया डोनो बानी कहलाता है ये। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं, उन कंसेप्ट्स को नहीं समझेंगे, तो प्रोटोकॉल के लिए आप हमेशा पैसे देते रहिएगा। और हर पेशेंट प्रोटोकॉल में भी कई बार चेंजेस आ जाते हैं, अगर डिसीज़ के अकॉर्डिंग, अगर कुछ और भी डिसीज़ साथ में पेशेंट को हुए हैं तो। और ये जो संक्रमण होता है ये मादा मधुमक्खिका, जिसको हम लोग सैंड फ्लाइज भी कहते हैं, के द्वारा फैलता है। जब संक्रमण शरीर में अपना जड़ बना बना रहा होता है, तो उस टाइम पे जो ये वायरल डिजीज़ है, जो मतलब बोलना चाहिए कीटाणु है, जो ये क्या करता है, ये उस कंडीशन में लीशमेनिया कहलाता है। ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है? बिहार में, बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, यूपी में और मद्रास में अभी तक मिल चुका है। इसके अलावा कहीं नहीं पाया गया है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो वेसरल जो अंतर रंगीय होता है, ये लोमेसीमीनिया 12 वर्ष तक के लड़कों में अधिक होता है। ठीक है, 12 साल के बच्चों में ये
कंडीशन आती है, क्यों आती है, उस मतलब अभी तो हम कारण पढ़ रहे हैं, लक्षण भी बताऊंगा। और इसकी जो इंसेंटी पीरियड जो होती है वो 2 सप्ताह से लेकर के 18 मंथ तक हो सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग कालाजार पढ़ रहे हैं NHEH BSc कोर्स में, और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं वो उसको भी समझ लीजिए। अगर बॉडी के अंदर आक्रमण हुआ है तो वो धीरे धीरे परंतु कुछ उल्टियों के साथ, उल्टियाँ मतलब वोमिटिंग के साथ ही ये डेवलप करता है, वोमिटिंग होती है। एकाएक 2 घंटे के लिए बुखार आ जाएगा, और जब आप उसको बुखार का मेडिसिन देंगे तो ये 2-3 दिन तक चढ़ता या उतरता दिखाई देगा। चढ़ेगा और फिर उतर जाएगा, और फिर ऐसे ही बुखार फिर आ जाएगा, फिर छोड़ देगा। ये 2-3 दिन रहता है और फिर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ज्वार 3 से 6 सप्ताह के बाद, जब बुखार हुआ ठीक हो गया, उसके 3 से 6 सप्ताह के बाद, मतलब 18 दिन से लेकर के और 7-6-42 42 डेज पे व्यक्ति को दोबारा ये रिपीट मारता है। और जब रिपीट मारता है तो ये प्रारंभ वहाँ से गिना जाता है, और इस क्रम में कई मास तक चलते रहता है ये प्रोसेस, और अंत में ज्वार जो होता है, फीवर जो होता है, वो स्टेबल हो जाता है। 103 डिग्री बॉडी के अंदर फीवर हमेशा मिलेगा उसको। ठीक है, इसमें स्प्लीन का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। 6 महीने से अगर अधिक बढ़े तो ये जानलेवा होता है। ठीक है, इसके अलावा में अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर की जो पावर होता है, लीवर में अगर ये 6 महीने तक रह जाए तो वहाँ पे 3 से 4 अंगुल, मतलब लगभग इतना, मतलब कितना हो गया ये, इसके कहने का मतलब हो गया 10, 20, 30, 40, लगभग 40 mm, 40 mm के आसपास जो लीवर होता है इसके होने से बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा में अनेक रोगियों में मस्तक, मुख, हथेली और तलवे के नीचे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। पेट बढ़ा हुआ टाइप का महसूस होता है, एडवर्टेड दिखाई देगा, लगेगा पेट झूल रहा है नीचे। बट एडवर्टेड का मतलब कई यूट्रस के केसेस में डॉक्टर एडवर्टेड रिपोर्ट देख करके बोलते हैं सर ये कौन सी बीमारी है। भाई कुछ बीमारी नहीं है, उसका पेट जो है वो बाहर की ओर नीचे निकल के लटक रहा है, इसलिए यूट्रस भी थोड़ा बाहर निकला हुआ है, इसलिए उसमें एडवर्टेड लिख रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, ये सब चीज़ों से कंफ्यूज कर देते हैं, बट इन तथ्यों से थोड़ा सा सावधान रहिए। इसमें क्या होता है, फिर व्यक्ति को इस कंडीशन होने के बाद 2-3 महीने के बाद व्यक्ति के अंदर जो बोलना चाहिए उसका जो पेट होता है, पेट की जो जो बोलना चाहिए क्या बोलता है उसको, फोल्ड्स होते हैं जो पेट के अंदर, उन फोल्ड्स में छाला होने लगता है। और छाला होने के साथ साथ में क्या होता है, जब छाला होता है तो धीरे धीरे बॉडी में एसाइटिस जनरेट करता है, ड्रॉप्सी जनरेट करता है बॉडी के अंदर। और ड्रॉप्सी जब होगा व्यक्ति को तो 2-3 महीने के बाद उसको मतलब बोलना चाहिए कुछ भी खाने में वो असमर्थता महसूस करने लगेगा, तो व्यक्ति को पसीना अधिक आएगा। और अगर बात करें हम लोग ऑस्टियोमिलेसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हड्डियों का टेढ़ापन चालू हो जाता है। भूख प्रायः ठीक ही रहती है, भूख में कमी नहीं आती है, तो इसलिए समझ नहीं पाता आदमी कि क्या हुआ है। भूख जो होती है वो ठीक होती है, प्रायः ठीक ही ठाक रहती है, भूख में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रोगी भयंकर बीमारी को महसूस करते हुए अपने आप को अव्यवस्थित महसूस करने लगता है, और चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति के अंदर ब्लड लॉस होने लगता है, आरबीसी लॉस होता है, फिर एचबी भी लॉस होता है। और चेहरे का जो वातावरण
मतलब हुलिया होता है, वो हुलिया के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई देने लगता है। मतलब कभी यहाँ कालापन दिखाई देगा, किसी में यहाँ लालपन दिखाई देगा, यहाँ किसी के सफ़ेदपन दिखाई देगा। तो वो ल्यूकोडर्मा नहीं है। कई बार यहाँ के दिखाई देता है ल्यूकोडर्मा टाइप, वो ल्यूकोडर्मा नहीं है या वेटिलिगो नहीं है। कई बार धोखा खा जाते हैं लोग। ये कालाजार के लक्षण हैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है जब अपन ट्रीट करते हैं उसको। तो अब रोग की जो पहचान है, ये एक सारांश के रूप में, रोग जब निर्णय के लिए आप व्यक्ति का ब्लड टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे WBC को देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस रोग में कीड़े मिलते हैं यहाँ पे, और इस कीड़े से समझ में आ जाता है कि व्यक्ति के अंदर कालाजार प्रवेश कर गया है। जिस रोगी के अंदर रिलैप्सिंग फीवर दिखाई दे या हो रहा हो, जहाँ पे लग रहा हो कि लीवर या स्प्लीन बढ़ रहा है, उसमें पीलिया के लक्षण भी अगर मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति की CBC सीरम बिलिरुबिन टेस्ट और सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट बिल्कुल करा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक घातक कंडीशंस होती है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं रोग के? अगर एक अत्यंत, मतलब इस कंडीशन की बात करें तो ये एक अत्यंत डेंजरस कंडीशन है, और अगर व्यक्ति को उचित ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इस रोग में व्यक्ति को पहले निमोनिया, फिर बाद में ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके बाद में ओमेबिक या बैसिलरी डिसेंट्री, इसके साथ ही सेप्टिक इन्फेक्शन और पेसिटोपिनिया और उससे उल्लेखित जो अल्सरेटिव लीजेंस होते हैं, उनके उपद्रव शरीर के अंदर देखने को मिलने लगते हैं। इसका परिणाम यही होता है। अब अगर हम लोग कालाजार के अंदर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? अगर कफ है तो कफ रिलेटेड डिजीज़ के लिए बेस के अकॉर्डिंग अगर आप जाके काम कर रहे हैं तो बेस NH कफ, और अगर आप 38 रेमेडी को लेकर के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे F2 का प्रधानता आपको देनी होगी, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है लंग्स के रिलेशन में आपको किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो P1, अगर लग रहा है कि नहीं वहाँ चोक कर गया है कफ और जाम आ गया है और आवाज़ आ रही है चूं चूं करके लंग्स में से, या घरघराहट की आवाज़ महसूस हो रही है, बच्चा अगर 10 साल से छोटा है तो वहाँ पे P3 का यूज़ कीजिएगा, और अगर कोई व्यक्ति बुढ़ा है या बुढ़ा न होते भी बुढ़े जैसा हो गया है तो उस जगह पे P4 का यूज़ कीजिएगा। मेडिसिन आप सभी को मालूम है, फीवर के लिए F1 या F2 दिया जाता है, क्योंकि ये वायरस से रिलेटेड है, इसलिए आप यहाँ पे NH वायरल का यूज़ कर सकते हैं, उसके बेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बेस का जब यूज़ करेंगे तो 6th डाइल्यूशन के ऊपर F2 WEN1 WER1 के 2 ड्रॉप आपको उसमें मिक्स करना होगा, 30 ml के बोलना चाहिए D6 में। और जब पिलाने के लिए चालू करेंगे, क्योंकि बहुत बिगड़ा हुआ होगा तो वहाँ 2 ड्रॉप देना होगा। अगर बहुत बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है तो वहाँ आपको 5 ड्रॉप देना होगा, और 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं देना होगा। 5 ड्रॉप से ज़्यादा देने से बॉडी के अंदर एग्रीवेशन दिखाई देना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंडीशन है जो डिजनरेटिव टू मोर डिजनरेटिव डिजीज़ के तरफ इशारा करती है, और अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। और इसमें एक विशिष्ट चिकित्सक के तौर पे कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना चाहिए चिकित्सकों को। पेशेंट को बेड रेस्ट करवाना चाहिए, डाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ऐसी आवश्यकता पड़ रही है तो वहाँ पे NH ब्लड क्रिएटर बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड पे आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसका ऑयल भी आने का है, ऑयल अभी तक आया नहीं है लेकिन आने का है इसका ऑयल भी, उसको अप्लाई करा सकते हैं। नहीं तो A3BE का आप फर्स्ट डाइल्यूशन बना के, फर्स्ट मतलब D1 की बात कर रहा हूँ, थर्ड डाइल्यूशन के बाद, थर्ड के बाद जो फोर्थ बनता है, मैं उसको फर्स्ट नहीं कहता, जो डाइल्यूशन थर्ड लेकर के काम करते हैं
उसके बाद अगर बनेगा तो फोर्थ बनेगा, और वो फोर्थ 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस बात को ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ मैं इस क्लास को विराम दूंगा, क्योंकि काला जार कंप्लीट हो चुका है। बुखार की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, और परिभाषाएं क्या होती हैं, कहाँ का इन्फेक्शन है, क्यों हुआ है, उसके कंसेप्ट क्या हैं, उन्हीं को हमें ध्यान देना होता है। मैं इसके साथ में इसको विराम दूंगा, बट जानना चाह रहा हूँ कि डोजोलॉजी और डाइल्यूशंस में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो क्या आप फेस टू फेस इसको सीखना चाहेंगे? यदि हाँ, तो मैं छत्तीसगढ़ से कुछ दूरी पे हमारे मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम होने जा रहा है रीवा शहर में। 24 और 25 दिसंबर डेट रखी गई है। 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार है, और इसमें जो एंट्री फीस रखी गई है मात्र 3000 रुपये रखी गई है, जिसमें आपके होटल में रुकने की व्यवस्था और भोजन का व्यवस्था इसमें शामिल है। इसके अलावा में कुछ फ्री गिफ्ट्स आइटम्स हैं। आप जब आएंगे तो सीखने के साथ साथ में जो आपने व्यय किए हैं धन का, वो फ्री गिफ्ट के माध्यम से आप अपने क्लिनिक जा कर के वापस पेशेंट के माध्यम से आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। ये एक व्यवस्था बनाई गई है ताकि प्रैक्टिशनर जो आएँ उनको लॉस भी ना हो, और जो सीख के जाएं वो सालों साल उसको अप्लाई करते हुए पेशेंट का जितना हो सके कल्याण कर सकें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटीजी, जय नासक मेथोडोलॉजी। धन्यवाद।